हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे और जितना भी आपका स्टडी का टाइम टेबल है डेली फॉलो कर रहे होंगे, डेली कुछ नया सीख रहे होंगे। तो जैसा कि आज आप लोगों ने देखा कि आज हम लोग थंबनेल में सी-टेट अगस्त में जो अभी हाल ही में 2, 3, 4 या जब भी आपका एग्ज़ाम है कुछ 10-15 दिनों में, यानी कि 20 अगस्त 22 अगस्त से लगभग आपका एग्ज़ाम शुरू है। तो जब तक चलता है तब तक जब भी सेशन में आपका एग्ज़ाम है उस टाइम में हम लोग बात करेंगे कि इन कम समय में हम किस प्रकार से हम सी-टेट के एग्ज़ाम्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, किस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं और किस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने से या रिवीजन करने से जो है हमारे स्कोर जो होंगे वो हमें अच्छे गेन होंगे। ठीक है, उसके बारे में बात हम करेंगे। उसके साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी टॉपिक्स हैं ऑल सब्जेक्ट के से रिलेटेड जो कि अधिकतर सी-टेट के एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, चाहे वो ऑफलाइन का सेशन रहा हो या ऑनलाइन का सेशन रहा हो। और कम समय में सभी विषयों के बारे में विशेष चर्चाएं होंगी, यानी कि जहां से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं उन प्रश्नों के बारे में बात की जाएगी। और इन 2-4 दिनों में क्या इम्पोर्टेंट है, आपको क्या करना चाहिए, किन चीज़ों पर ध्यान ज़्यादा नहीं देना चाहिए, किन टॉपिक्स पे विशेष आपको ध्यान देना चाहिए, इन सभी टॉपिक्स के बारे में बात होंगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारी वीडियो से अवगत हो रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। और मैं बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो के बाद ही सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको वीडियोस अपलोड की जा चुकी हैं टीचर सक्सेस चैनल पर। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके ज़रूर चेकआउट करें और बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा और आपको वीडियोस कैसे लगी। चलिए बातें करते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों पे और किस प्रकार हम तैयारी कर सकते हैं इन 3-4 दिनों में या एक हफ्ते में, जो भी जब भी आपका एग्ज़ाम है। और ज़्यादा टाइम तक एग्ज़ाम है तो बेस्ट है आपके लिए, आपको टाइम मिल जाएगा प्रिपरेशन के लिए। लेकिन कहा जाता है कि हाँ टाइम मिल जाएगा, टाइम मिल जाए, लेकिन रियलिटी ये है कि जितना जल्दी नज़दीक एग्ज़ाम हमारा हो जाता है उतनी हमारी एंजाइटी बढ़ी रहती है और हम थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डाल के चीज़ों को पढ़ते लिखते सीखते हैं। लेकिन जब ज़्यादा 10-15 दिन हमारे एग्ज़ाम रहते हैं तो नॉर्मली मुझे लगता है कि मेरे साथ नहीं, सभी के साथ ऐसा होता होगा कि हम कहते हैं कि चलिए अभी तो एग्ज़ाम जो है वो बहुत दूर है, अभी तो हम यहाँ हैं, इतना दिन है, अभी कर लेंगे तैयारी, तैयारी तो बढ़िया ही है। तो हो सकता है कि ऐसा नहीं होता कि एग्ज़ाम में कोई कुछ भी करके ना आए। बात ये होती है कि हम 1, 2 या 3 नंबर से रह जाते हैं अपने कट ऑफ को पार करने में। तो वो उस 1, 2, 3 नंबर के लिए हमें मेहनत करती है, वरना विश्वास तो सबको है कि सी-टेट एग्ज़ाम सभी लोग जो है पास कर सकते हैं, लेकिन 1-2 नंबर की जो बात होती है वो इम्पोर्टेंस रखती है। तो उसी बारे में देखिए 2 से 4 दिनों में सी-टेट अगस्त 2023 की तैयारी कैसे करें उस टॉपिक पे बात करिए। तो PYQ की यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है अब तक बहुत से ऑफलाइन ऑनलाइन सेशन हो चुके हैं। एक साल में एक बार सी-टेट ज़रूर होता है, 2 बार। तो आपको प्रीवियस ईयर से देखना है कि आप कितना कर सकते हैं। आपको इस बार बेस्ट इसलिए करना है कि आगे बहुत सी अपॉर्चुनिटी हैं जिसमें शायद यही आशा और उम्मीद है कि हमें बेहतर जगह मिल सकती है। और इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर है अगर आप उसको हल करते हैं तो उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस से ज़रूरी नहीं है कि आप प्रैक्टिस सेट करें, प्रैक्टिस भी आपकी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको ये नॉलेज होता है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन मॉडिफाई हो रहे हैं, किस जो है आज से 4 साल 5 साल पहले प्रश्न कैसे बनते थे और अब के प्रश्नों में क्या अंतर है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है पहले और अब के प्रश्नों में। खासकर हम अगर CDB की बात करें, अदर आल सब्जेक्ट की बात करें, तब भी आपको प्रीवियस ईयर हल करके पता चलेगा कि कितना जो है मॉडरेट पेपर हुआ है पहले से अब के प्रश्नों में। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट अगर आपका जो है एग्ज़ाम 10-15 दिन है या टाइम है 1-2 हफ्ते की, तो आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। लेकिन अगर आपका 20 अगस्त 22 अगस्त को ही एग्ज़ाम है तो मैं आपको सलाह दूंगी पर्सनली कि आप प्रैक्टिस सेट न लगाइए। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस सेट जब आप लगाते हैं तो क्वेश्चंस नए आते हैं, क्योंकि टीचर्स उसे अपने हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। क्वेश्चंस नए आते हैं और बहुत जो है ऑप्शंस होते हैं वो बहुत ही अरेंजेबल नहीं होते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि प्रैक्टिस सेट न करें अगर आपका 2 या 3 दिन में ही एग्ज़ाम है तो। क्योंकि मैं ऐसा करती हूँ, मुझे अनुभव है कि
ये बहुत काफ़ी फ़ायदेमंद होगा अगर हम प्रैक्टिस सेट 1-2 हफ़्ते से पहले से करें या 2-3 दिन में अगर हम प्रैक्टिस सेट करते हैं तो इम्पॉर्टेंट नहीं है। नोट्स अगर आपने नोट्स बना रखे हैं 2 महीने पहले, 6 महीने पहले या कभी भी अगर आपने सीटेट का एग्ज़ाम दिया था और दोबारा देने जा रहे हैं, तो नोट्स अगर आपने बना रखी है तो आप उसको रिवाइज़ करें और एक से नहीं अधिक बार उनको रिवाइज़ करें। और जो आपके कन्फ्यूज़न है ना, कन्फ्यूज़न कुछ नया ना पढ़ें, कुछ नया ना पढ़ें। जो आप टॉपिक पढ़ चुके हैं और उसमें जो आपकी कन्फ्यूज़न रह जाती है उसको ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि जो आपका कन्फ्यूज़न होता है वही आपका 1-2 नंबर ले जाता है और वही 1-2 नंबर से आपका एग्ज़ाम टारगेट होने में रह जाता है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट ऑप्शन क्या आ जाता है कि वाईटी यानी यूट्यूब वीडियोज़ रिवीज़न के लिए आप जनरली पढ़ें। अगर आप 1 या 6 घंटे का, 1 से 6 घंटे का, 8 घंटे का सेशन आप नोट बनाते हैं पढ़ने के बाद, तो मुझे लगता है कि आप उस क्राइटेरिया तक नहीं पहुंच पाएंगे जिस क्राइटेरिया से या जिस हिसाब से पेपर को एग्ज़ामिनर डिज़ाइन करते हैं। तो वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कुछ नया मत, मैंने कहा इम्पॉर्टेंट जो है कि कुछ नया मत करिए। 1-2 टॉपिक अगर नहीं आप चाहते हैं पढ़ना, जो कि आप अब तक नहीं जानते थे और अभी अभी आपको पता चला है कि ये जो है ज़रूरी टॉपिक है, अगर उसको पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप बहुत सारी टॉपिक्स नई ना पढ़ें, क्योंकि कुछ नया नहीं है। अगर आप प्रीवियस ईयर हल करेंगे तो आपको जो क्वेश्चंस के किस प्रकार को क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया जा रहा है वो आप उसको समझ सकते हो। तो आपको इम्पॉर्टेंट है पीवाईक्यू ज़रूर जो क्यू को जो इम्पोर्टेंस दें और प्रैक्टिस सेट अगर कम समय है तो न लगाएं। नोट जो भी आपने पुरानी या नई बनाई है उसको रिवाइज़ करें और जो है वाईटी स्टूडियो वीडियोज़ जो है यानी कि यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आप रिवीज़न करें चीज़ों को। ठीक है, कुछ नया नोट अगर मिल जाता है तो नोट डाउन कर लें कि मुझे याद नहीं रहेगा, 2 दिन में एग्ज़ाम है, इसको एक बार प्रिपरेशन में ले लूँगी, मैं इसको रिवीज़न में ले लूँगी, तो वो बेहतर है, आप उसका कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है उनके बारे में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में। ठीक है, तो बात करें आगे की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर सीटेट 2023। देखिए, अब तक सबसे ज़्यादा जो प्रश्न बना है उसके उन प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे, यानी कि हार्वर्ड गार्डनर से कुछ प्रश्न मिल जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं 3 लोग जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं सीटेट के एग्ज़ाम के लिए, और सच में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इन लोगों के जो प्रश्न हैं, इनके जो टॉपिक्स हैं, वो अपने आप में धूम मचा देते हैं सीटेट के एग्ज़ाम में, क्योंकि जब आप इनको पढ़ के जाते हैं और आप में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रह जाती। अगर इनके टॉपिक्स में कन्फ्यूजन है तो आपके बहुत से नंबर जाने वाले हैं और हर सब्जेक्ट में जाने वाले हैं। ठीक है, तो सीटीपी में खासकर अगर आप इन तीनों लोगों को बेहतर से बेहतर तरीके से प्रैक्टिस के द्वारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के हिसाब से अगर आप इनको सॉल्व करते हैं और पढ़ते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम में बेस्ट कर सकते हैं। ये मैं पूरी मन से कह सकती हूँ कि हाँ, ये श्योर है कि अगर आप इनको कंप्लीट करके जाते हैं तो आप बेहतर कर पाएंगे। यानी कि वाइगोत्स्की साहब, कोहलबर्ग के जो स्तर हैं, ठीक है, वो सारे, पियाजे जी के जो अवस्थाएं हैं, संज्ञानात्मक अवस्थाएं जो इन्होंने दिया है, संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो इनके बारे में और डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे पूछे नहीं जाएंगे, ये आप नोट रख लीजिए, कर लीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अगली वीडियो में मैं ये बता दूंगी आपको कि इनसे किस प्रकार के जो छांट के प्रश्न आए हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं उनको मैं ले लूँगी और उनसे मैं आपको बता सकूँगी कि किस प्रकार से वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग और पियाजे से संबंधित प्रश्न आए हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर हल किया है तो आप जानते ही होंगे कि जो क्वेश्चंस बनते हैं वो डायरेक्ट नहीं बनते हैं, बल्कि वो किस प्रकार से बनते हैं, घुमा के बनते हैं। वो किसी एक टॉपिक को लेकर बनाया जाता है। जैसे रीना बच्ची है, वो क्लास में इस प्रकार से है, तो वो जो है संरक्षण किस प्रकार से कर रही है, चीज़ों को क्रम में नहीं लगा पा रही है, तो इस तरह से वो पूछा जाएगा कि बच्चे किस अवस्था में हैं पियाजे जी के हिसाब से, या कोहलबर्ग जी के हिसाब से बच्चे जो है वो इस स्तर पे सोच रही है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा टॉपिक पे बात कर ली जाए पियाजे जी के, तो ये जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और अधिकतर आता है। मैंने हमेशा जो देखा है वो इन्हीं टॉपिक्स से ज़्यादा आते हुए प्रश्नों को देखा है। और कोहलबर्ग के बारे में बात कर लें तो इनका जो पहला स्तर है इनका दंड और सज़ा अभिविन्यास करके,
उससे जो है प्रश्न बहुत ज़्यादा बनता है कि बच्चा दंड की वजह से चीज़ों को सीख रहा है। अच्छा लड़का और अच्छी लड़की से बहुत प्रश्न आते हैं। इन टॉपिक्स को आप क्लियर कर लीजिए। आगे देखते हैं, सभी सब्जेक्ट के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो एनसीएफ 2005 और जो भी नई शिक्षा नीति आई है सभी को आप पूरी तरह से कम्प्लीटली रिवाइज़ करिए। और अधिगम, आकलन, अर्जन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सभी सब्जेक्ट के जो पेडागॉजी सेशन है सब में पूछा जाता है। इंग्लिश में अगर कर ली जाए तो इसको लर्निंग कर लेंगे आप, और अर्जन को आप एक्विजिशन कर लेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इनसे प्रश्न पूछा जाता है। अब ईवीएस की बात कर ली जाए तो ईवीएस में पशु पक्षी, पेड़ पौधे, और बात कर ली जाए कि कहाँ से प्रश्न बनते हैं तो वो हैं राज्यों के महत्वपूर्ण भोजन। मैपिंग से बहुत क्वेश्चन आता है। जिस प्रकार मैपिंग से क्वेश्चन आता है आपने देखा होगा कि पहले तो ये पूछ लेता था कि एक जो है सतीश नाम का कोई बच्चा है, या रोहन नाम का कोई बच्चा है, मोहन नाम का कोई बच्चा है, वो भोपाल है, उनको अहमदाबाद जाना है, तो वो किस डायरेक्शन में जाएंगे, मैपिंग के हिसाब से वो किस डायरेक्शन में उसे जाना चाहिए। इस प्रकार से प्रश्न पूछ लेता है। दूसरी बात प्रश्न पूछ लेता है कि जो तटीय क्षेत्र हैं हमारे भारत के, वो अरब सागर से जो लगता है, कौन सा राज्य जो है अरब सागर से अपनी सीमा साझा करता है, या बंगाल की खाड़ी में से कौन जो है राज्य अपनी सीमा साझा करता है, या तटीय क्षेत्र है। तो इस प्रकार से अगर आप मैपिंग पर ध्यान देंगे तो आपका 1-2 नंबर या 3 नंबर भी बेहतर हो सकता है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपको पढ़ के जाना है। उपागम हिंदी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हिंदी पैसेज को हमेशा प्रैक्टिस करिए। ठीक है, उपागम 2 बार हो गया है। हिंदी पैसेज को हमेशा एक बेहतर तरीके से करिए। और किस प्रकार से हम बेहतरीन कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की है, अगर आपने नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखें। और मैंने उसमें बताया भी है कि अगर आप नए हैं, आप पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपको अभी तक नहीं पता है कि किस प्रकार से हम जो है सीटेट में हिंदी पैसेज को सॉल्व करें या इंग्लिश पैसेज को सॉल्व करें, तो मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना ली है। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर जाके देखें। आगे बात करते हैं कि पाठ्यचर्या, यानी कि जो पाठ्यचर्या है वो किसके हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं पाठ्यचर्या जो है या जो अधिगम है, जो विधियां हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और बच्चों के हिसाब से बाल केंद्रित शिक्षा कितना इंपॉर्टेंट है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें। आगे देखते हैं इंग्लिश पैसेज। आपको पता है हिंदी पैसेज और इंग्लिश पैसेज लेंदी होते हैं, उनको पढ़ते पढ़ते भी टाइम लग जाता है, और उनको हल करने की तो बात ही अलग है। और इंग्लिश पैसेज में अधिकतर ये होता है कि हमें पहली बार पढ़ के इंग्लिश के जो पैसेज हैं वो समझ में नहीं आते, ऐसा होता है। और मुझे लगता है कि सबके साथ ऐसा होता होगा, चाहे वो 1 से 2 बार एग्ज़ाम दे क्यों न चुके हों, क्योंकि पैसेज जो होते हैं अधिकतर रिपीटेड नहीं होते। ठीक है, हमेशा पैसेज नए ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद अप्रोच, यानी कि हिंदी में जो उपागम है वही इंग्लिश में अप्रोच है, उसे ज़रूर पढ़ें इंग्लिश में। स्किनर से संबंधित प्रश्न इंग्लिश में बहुत पूछा जाता है। तो स्किनर साहब जो हैं उनकी जो उन्होंने जो विधियाँ दी हैं, जो उन्होंने नीतियाँ बताई हैं, उसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर पेपर 2 की बात करी जाए इंग्लिश में तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीधे विधियों से क्वेश्चन बनते हैं और अप्रोच से क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको ज़रूर आप टारगेट करें। आगे देखते हैं, मैथ में जो सबसे ज़्यादा आ जाता है वो खुले सिरे वाले प्रश्न और बंद सिरे वाले प्रश्न, इनको ज़रूर टारगेट करें। अब सारी चिंतन और अब सारी चिंतन जो होता है वो पॉजिटिव में होता है, अभी सारी चिंतन जो है नेगेटिव में होता है। तो प्रश्न के हिसाब से आप ऑप्शंस को चूज़ करें। और एक बात लास्ट में कि आपको जब भी क्वेश्चन पेपर पढ़ना है तो बहुत ही पॉजिटिविटी पढ़ना है और बहुत ही आराम से पढ़ना है, ताकि आप उसको आसानी से समझ सकें और चीज़ों को सॉल्व करें। और एक बात लास्ट में मैं कहना चाहती हूँ कि कन्फ्यूज़न आप अपने पास 1% भी न रखें तो बेहतर होगा। 1% भी कन्फ्यूज़न न रहे तो आप 100 से प्लस स्कोर करेंगे, ये आप अपने पे कॉन्फिडेंस कर सकते हैं। तो ये थी वीडियो, आई होप आपको समझ में आया होगा और टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। और थोड़ी सी भी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।